स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल जिसका नाम है डिजिटल अपलोड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईपी पोर्टल द्वारा हम ई पहचान कार्ड कैसे डाउनलोड करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आप देख रहे अपना चैनल जिसका नाम है डिजिटल अपलोड। गूगल पे आएंगे और गूगल पे टाइप करेंगे आईपी पोर्टल। देखिए आईपी पोर्टल आपने टाइप किया तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आपको क्या करना है, जस्ट पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है जहाँ ESIC पोर्टल एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है। हम क्लिक करेंगे यहाँ, ठीक है। अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, जैसे आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। जैसे आप इंग्लिश चाहे तो इंग्लिश चूज़ करें, हिंदी चाहे तो हिंदी, गुजराती चाहे तो गुजराती। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज आप चूज़ करें। मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ तो मैं इंग्लिश चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हमने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ की है। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ लॉगिन आईडी डालनी। लॉगिन आईडी यानी आपका इंश्योरेंस नंबर। लॉगिन आईडी डाल के आप पासवर्ड डालें। पासवर्ड डाल के आपको आखिरी में कैप्चा डालना है। चले हम कैप्चा फिलअप करते हैं। कैप्चा डालने के बाद आपको या सिंपली लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। जो नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है उसको आपको क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद आप यहाँ आएंगे तो यहाँ नीचे में दिखाई दे रहा है व्यू प्रिंट ई पहचान कार्ड। इस व्यू प्रिंट ई पहचान कार्ड पे आपको टिक करना है। जैसे आप टिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, ठीक है। ऐसा इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको व्यू प्रिंट ई पहचान कार्ड इस पर टिक करना है। इस पर टिक करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगा आपके सामने, ठीक है। ओपन होने के बाद आपको जो ई पहचान कार्ड दिख रहा है उसको डाउनलोड करना है, यानी प्रिंट लेना है। अब ई पहचान कार्ड ये आपके मोबाइल में डाउनलोड होने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इसको बोलेंगे हम ई पहचान कार्ड। बीमा धारक यह सुनिश्चित करे कि ई पहचान कार्ड पे जो इन्फॉर्मेशन उसके एम्प्लॉयर द्वारा फीड की है वो सही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ई पहचान कार्ड बीमाकृत व्यक्ति को उसके एम्प्लॉयर ने दिया है। उसमें 2 डिस्पेंसरी दी है, एक बीमित के लिए, दूसरी डिस्पेंसरी बीमित के फैमिली के लिए। एम्प्लॉयर का यह दायित्व बनता है कि उसने डिस्पेंसरी जिस क्षेत्र में बीमाकृत व्यक्ति कार्यरत है वही ESIC डिस्पेंसरी उसने सिलेक्ट करनी चाहिए, और उसके फैमिली के लिए जिस क्षेत्र में उसकी फैमिली निवास कर रही है उस क्षेत्र की ESIC की डिस्पेंसरी उसने सिलेक्ट करनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर बीमाकृत व्यक्ति किसी स्टेट में कार्यरत है तो एम्प्लॉयर उस रीजन की ESIC डिस्पेंसरी सिलेक्ट करना चाहिए, और उसकी फैमिली अगर दूसरे या अदर रीजन में निवास कर रही है या अदर स्टेट में निवास कर रही है तो ऐसी स्थिति में उसके फैमिली के लिए एम्प्लॉयर ने ESIC की डिस्पेंसरी जहां उसकी फैमिली निवास कर रही है वहां की सिलेक्ट करनी चाहिए। कार्ड धारक जिस क्षेत्र में निवास कर रहा है उस क्षेत्र में ESI डिस्पेंसरी अवेलेबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में ESIS एम्पैनल डॉक्टर को टाइप करती है, जिसे IMP कहा जाता है। IMP मतलब इंश्योरेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर। कार्ड धारक तथा उसका परिवार ऐसे IMP के पास जाके अपना और अपने फैमिली का इलाज करवा सकता है। ई पहचान कार्ड एम्प्लॉयर द्वारा
कार्ड धारक को दिया जाता है तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर का यह दायित्व बनता है कि उसने बीमाकृत व्यक्ति का फैमिली डिटेल अपडेट करना चाहिए। फैमिली डिटेल में बीमाकृत व्यक्ति के माता पिता को, जो कि बीमाकृत व्यक्ति पे डिपेंड है, उनको वो ऐड कर सकता है। बीमाकृत व्यक्ति की स्पाउस एज अ फैमिली कंसिडर वो कर सकता है, उनको वो ऐड कर सकता है। बीमाकृत व्यक्ति का सन जिसने 21 वर्ष की उम्र तक एजुकेशन रिसीव किया है, उसको एज अ फैमिली डिटेल में कंसिडर किया जा सकता है। बीमाकृत व्यक्ति की अनमैरिड डॉटर फैमिली डिटेल में एम्प्लॉयर उसको ऐड कर सकता है, तथा बीमाकृत व्यक्ति अगर अनमैरिड है तो ऐसी स्थिति में उसके भाई बहन जो कि माइनर है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उनके फैमिली के तौर पे वो कंसिडर कर सकता है। लेकिन यह याद रखें कि बीमाकृत व्यक्ति के माता पिता का देहांत होना चाहिए और भाई बहन कंप्लीटली बीमाकृत व्यक्ति पे निर्भर होना चाहिए और उनकी उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, तथा बीमाकृत व्यक्ति अनमैरिड होना चाहिए। बीमाकृत व्यक्ति ई पहचान कार्ड आईपी पोर्टल द्वारा डाउनलोड कर सकता है। अगर ई पहचान कार्ड उसके एम्प्लॉयर द्वारा उसको दिया जाता है तो बीमाकृत व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि उसने डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ज़रूर उसने चेक करनी चाहिए और इसका ध्यान रहे कि कंपनी में उसकी 9 महीने की सर्विस चाहिए और 1 साल में 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड होते हैं। कंट्रीब्यूशन पीरियड अप्रैल से लेके सितंबर के बीच में 6 महीने का होता है और अक्टूबर से मार्च एक 6 महीने का कालावधि होता है। बीमाकृत व्यक्ति ने यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी एक कंट्रीब्यूशन पीरियड में उसका 78 डेज का कंट्रीब्यूशन ईएसआईसी को आना चाहिए, तभी वह कैश बेनिफिट के लिए एलिजिबल होता है और उसकी 9 महीने की सर्विस वो कंपनी में कंटिन्यू चाहिए। अगर बीमाकृत व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसने किसी कारणवश उस कंपनी से रिजाइन दिया है तो बीमाकृत व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि उसने अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर के साथ अपना बीमा क्रमांक साझा करें ताकि उसे ईएसआईसी से मिलने वाले कैश बेनिफिट के लिए वो एलिजिबल हो सके और उसकी कंटिन्यूस सर्विस कंसिडर हो पाए। अगर कार्ड धारक कोई महिला कर्मचारी है तो उसने अपने नॉमिनेशन कॉलम में, जैसे डिटेल में नॉमिनेशन फिल करना अति आवश्यक है। मान लीजिए अगर डिलीवरी के समय उस महिला कर्मचारी की मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में उसने किए हुए नॉमिनेशन को कैश बेनिफिट ईएसआईसी दे सके जो मैटरनिटी क्लेम उस महिला को मिलने वाला था। एम्प्लॉयर यह सुनिश्चित करे कि बीमाकृत व्यक्ति जिस क्षेत्र, जिस रीजन में कार्य कर रहा है उस क्षेत्र की ईएसआईसी ब्रांच ऑफिस उसको मिले। क्षेत्र जिस रीजन में बीमाकृत व्यक्ति कार्य कर रहा है तो एम्प्लॉयर का दायित्व यह बनता है कि उस रीजन का वो सपोर्ट ले ताकि बीमाकृत व्यक्ति को ईएसआईसी ब्रांच ऑफिस उस रीजन का मिल पाए और वह सपोर्ट के अगेंस्ट रजिस्टर हो पाए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर मेन कंपनी कुछ पर्टिकुलर स्टेट की है, अगर वह अपनी ब्रांचेस किसी और स्टेट में ओपन करती है जहां बीमाकृत व्यक्ति कार्य कर रहा है तो ऐसे केस में उस ब्रांच में अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयर ने सपोर्ट लेना अति आवश्यक है वह रीजन का। कार्ड धारक आईपी पोर्टल के माध्यम द्वारा अपनी डिटेल अपडेट कर सकता है। अगर कार्ड धारक आईपी पोर्टल के माध्यम द्वारा डिटेल अपडेट करने में असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में कार्ड धारक का यह दायित्व बनता है कि उसने एम्प्लॉयर के पास जाना चाहिए और अपनी डिटेल अपडेट करना चाहिए। एम्प्लॉयर कार्ड धारक की डिटेल अपडेट करेंगे जिसमें पर्सनल डिटेल, डिस्पेंसरी डिटेल, एड्रेस डिटेल, नॉमिनी डिटेल और फैमिली डिटेल, बैंक डिटेल यह सम्मिलित
होगा। कार्ड धारक आईपी पोर्टल के माध्यम द्वारा या एम्प्लॉयर द्वारा अपनी पर्सनल डिटेल अपडेट कर सकता है। कार्ड धारक को अपनी पर्सनल डिटेल अपडेट करने के लिए आधार कार्ड या वैलिड प्रमाण प्रूफ एम्प्लॉयर के पास देना पड़ेगा ताकि एम्प्लॉयर उसे अपलोड कर सके। यदि बीमाकृत व्यक्ति की मैरिज हुई है तो ऐसी स्थिति में बीमाकृत व्यक्ति ने अगर आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है तो बीमाकृत व्यक्ति ने भारतीय राजपत्रक या मैरिज सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर को देना अनिवार्य है ताकि एम्प्लॉयर उसे अपलोड कर सके। बीमाकृत व्यक्ति एड्रेस डिटेल अपडेट कर सकता है आईपी पोर्टल के माध्यम के द्वारा या एम्प्लॉयर यह एड्रेस डिटेल अपडेट कर सकता है। उसे एक वैलिड प्रूफ देना पड़ेगा या अपलोड करना पड़ेगा एम्प्लॉयर के ज़रिए या आईपी पोर्टल के ज़रिए जिसपे एड्रेस ये करेक्ट हो, जैसे परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। इसी प्रकार बीमाकृत व्यक्ति मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकता है तथा नॉमिनी डिटेल चाहे तो वो अपडेट कर सकता है। कार्ड धारक चाहे तो ई पहचान कार्ड पे अपनी फैमिली डिटेल अपडेट कर सकता है। फैमिली डिटेल में जैसे उनके माता पिता आते हैं तो ऐसी स्थिति में बीमाकृत व्यक्ति एविडेंस के तौर पे आधार कार्ड या उनका आधार कार्ड अगर अवेलेबल नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड जो कि वैलिड प्रमाण पत्र समझा जाएगा, ऐसा प्रमाण पत्र उसने अपलोड करना चाहिए। तथा अगर बीमाकृत व्यक्ति के बच्चे हैं और उनकी उम्र 21 वर्ष से कम है तो ऐसी स्थिति में बीमाकृत व्यक्ति ने अगर आधार कार्ड उनका अवेलेबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहिए। अगर बीमाकृत व्यक्ति की शादी हुई है तो ऐसे केस में स्पाउस का नाम उसको ऐड करना ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में उसका आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है तो मैरिज सर्टिफिकेट या इंडियन गैजेट उसने अपलोड करना चाहिए। बीमाकृत व्यक्ति ईएसआईसी की डिस्पेंसरी भी अपडेट कर सकता है तथा बीमाकृत व्यक्ति अपनी बैंक डिटेल अपडेट कर सकता है। उसके लिए उसे पासबुक की जेरॉक्स तथा कैंसिल चेक अपने एम्प्लॉयर द्वारा उसे अपलोड करना चाहिए या आईपी पोर्टल के माध्यम से उसने ये अपलोड कर सकता है। बीमा धारक आईपी पोर्टल द्वारा या एम्प्लॉयर द्वारा डिटेल अपडेट होने के बाद एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। ये रेफरेंस नंबर को बीमा धारक कंसर्न ब्रांच ऑफिस से में जाके कंसर्न ईएसआईसी ऑफिशियल द्वारा इसे अप्रूव करना होगा। अप्रूव करने के बाद बीमा धारक का यह कर्तव्य बनता है कि उसने ई पहचान कार्ड जो अपडेट हुआ है उसकी प्रिंटआउट निकालनी है। ई पहचान कार्ड पे बीमा धारक तथा उसके डिपेंडर इनका फैमिली फ़ोटो लगाना अत्यंत आवश्यक है तथा फैमिली फ़ोटो लगाने के बाद बीमा धारक का यह कर्तव्य बनता है कि उसने इस फोटो पे एम्प्लॉयर का स्टैम्प और सिग्नेचर ले। बीमा धारक अपडेटेड ई पहचान कार्ड लेके कंसर्न ईएसआईसी ब्रांच ऑफिस उसको जाना है। ईएसआईसी ऑफिशियल द्वारा उसको यमारी दिया जाएगा। उस यमारी को उसको ईएसआई डिस्पेंसरी जाके जो ई पहचान कार्ड पे दी है उसी ईएसआई डिस्पेंसरी उसे जाके वो सबमिट करनी है। बीमा धारक खाकी कलर का लिफाफा जिसे यमारी भी कहा जाएगा ईएसआईसी डिस्पेंसरी सबमिट करना है, जिसके तौर पे वह कंसर्न डिस्पेंसरी से ट्रीटमेंट पा सकता है। इस वीडियो के माध्यम द्वारा मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ई पहचान कार्ड आईपी पोर्टल से कैसे डाउनलोड करें और एम्प्लॉयर द्वारा उसे कैसे मिले, यह ई पहचान कार्ड की आपको संपूर्ण जानकारी मिली होगी। ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए हमारा चैनल जिसका नाम है डिजिटल अपलोड।